हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू गाइस। आज मेंस 2023 कंप्लीट हो गया है एंड जिन लोगों ने मेंस 2023 दिया है, आई होप दैट आप लोगों के मेंस के पेपर अच्छे हुए होंगे एंड आप लोग जो है वो इंटरव्यू के रिगार्डिंग अपनी तैयारी शुरू करें। कुछ दिन तो आप रिलैक्स कर सकते हैं, 5 7 10 दिन। उसके बाद जो आप अपनी तैयारी कंटिन्यू रखें। और जिन लोगों ने इस साल मेंस नहीं दिया या किसी कारण नहीं दे पाए हैं, प्रीलिम्स नहीं क्लियर हुआ, तो डोंट गेट डिसअपॉइंटेड और आप जो है वो अपनी तैयारी जो है वो और अच्छे स्पीड से जो अब कर लीजिए, बिकॉज इस साल के जो 2-3 महीने ही रह गए हैं और फिर उसके बाद में जो अगले साल तो आपका फिर से वापस आपको एक जो फिर से लड़ाई लड़नी है। सो गाइज, आई एम गोइंग टू एनालाइज सोशियोलॉजी पेपर 1 इन दिस वीडियो। व्हाट आर द क्वेश्चंस विच हैव बीन आस्क्ड बाय यूपीएससी, what was the overall difficulty level of the paper, and how should you approach the sociology paper, particularly paper 1, and if you are going to appear in 2024, then how should you approach sociology, what are the different dimensions that sociology is asking in the question paper. So first of all, I think these इंस्ट्रक्शंस आर वेरी मच क्लियर टू यू। अगर आपने एक बार भी मेंस लिखा होगा तो आपको पता होगा कि पेपर जो ऑप्शनल का जो पेपर होता है उसमें टोटल 8 क्वेश्चंस होते हैं, उनके सब पार्ट्स होते हैं। क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 5 जो होते हैं वो कंपलसरी होते हैं, दोनों में 5-5 पार्ट्स होते हैं, यानी कि टोटल ये 10 क्वेश्चन हो जाते हैं। इन जो है वो ये 10-10 मार्क्स के होते हैं, यानी कि 100 मार्क्स का पेपर हो गया और इनकी वर्ड लिमिट होती है 150 वर्ड्स। तो 150 वर्ड्स आर वेरी लाइक स्मॉल वर्ड लिमिट। आप जो इसको अगर ढंग से अगर स्ट्रक्चर करना चाहें, इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन, तो कई बार जो ऐसा लगता है कि हमारी वर्ड लिमिट जो ओवर एक्सीड कर जाती है। इसलिए जो 150 वर्ड्स जो बहुत ही इम्पोर्टेंट आपको जो है वो जो डायरेक्ट जो चीज़ पूछी गई है आपको वही लिखना पड़ेगा। अगर इफ़ यू आर गोइंग टू राइट बीट अराउंड द बुश तो आपको जो है फिर मार्क्स नहीं मिलेंगे और आपका टाइम भी जो वेस्ट हो जाएगा। उसके अलावा आपको जो है वो और 3 क्वेश्चंस जो हैं वो अटेम्प्ट करने होते हैं, यानी कि 2 क्वेश्चंस 100 नंबर के हो गए, बाकी 150 नंबर के लिए जो 3 और क्वेश्चंस, यानी कि आई एम टॉकिंग अबाउट क्वेश्चंस, उनके सब पार्ट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, वो 50-50 मार्क्स के होते हैं। इनमें जो है वो जैसा आप अभी देखेंगे कि 2 क्वेश्चंस होते हैं वो 20-20 मार्क्स के होते हैं, तीसरा क्वेश्चन जो है वो 10 मार्क्स का होता है। तो ये जो है वो आपको 50 मार्क्स के 3 क्वेश्चन आप चाहें तो जो है वो पार्ट 1, मतलब इसमें टोटल 2 पार्ट हो जाते हैं, पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 1 में शुरू के क्वेश्चन नंबर 1 to 4, पार्ट 2 में जो क्वेश्चन नंबर 5 to 8, इसीलिए जो क्वेश्चन नंबर 5 जो कंपलसरी हो गया। तो आप चाहें जो बाकी 3 क्वेश्चन जो है उसमें से आपको 2 क्वेश्चन जो है या तो आप पार्ट 1 से कर सकते हैं या पार्ट 2 से कर सकते हैं, लेकिन आप किसी एक पार्ट के सारे क्वेश्चंस नहीं कर सकते, यानी कि आपको मिनिमम एक क्वेश्चन जो है वो इसके अलावा, मतलब 1 and 5 के अलावा जो आपको अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा। सो इस तरह का कुछ जो है वो सो लेट्स सी द क्वेश्चंस। जो फर्स्ट क्वेश्चन का पार्ट ए है, दैट इज़ अ डायरेक्ट क्वेश्चन। व्हाट इज़ द डिस्टिंक्टिवनेस ऑफ फेमिनिस्ट मेथड ऑफ सोशल रिसर्च। तो बेसिकली जो रिसर्च मेथडोलॉजी जो हमारा डायरेक्ट टॉपिक है सिलेबस में, मेजर थियोरेटिकल स्ट्रेंथ्स ऑफ रिसर्च मेथडोलॉजी, इसमें जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसर्च की जो मेथडोलॉजी हैं जो सोशियोलॉजी में यूज़ होती हैं, फेमिनिस्ट मेथड इज वन ऑफ देम। तो यहाँ पे जो आपको फेमिनिस्ट थिंकर्स के बारे में लिखना पड़ेगा एंड आपको एग्जांपल्स भी देने पड़ेंगे। इसके अलावा सेकंड क्वेश्चन जो है, बट दिस क्वेश्चन इज़ अ डायरेक्ट क्वेश्चन, इसमें जो कहीं कोई घुमा फिरा के नहीं है, आप जो आराम से इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं इन 150 वर्ड्स। सेकंड क्वेश्चन है, डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन सोशियोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस। अगेन अ वेरी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन जो है वो सोशियोलॉजी का 5-6 स्ट्रीम्स के साथ कंपैरिजन पूछा गया है। अगर इसके पास आपके पास जो है वो हर टॉपिक के लिए अराउंड 300 वर्ड्स का कंटेंट है, तो आप आराम से जो इसको 150 वर्ड्स में शॉर्ट नोट लिख सकते हैं, या अगर 250 वर्ड का पूछा जाता है तो आप बड़ा आंसर भी लिख सकते हैं। लेकिन मोस्टली जो है ये हर साल यूपीएससी क्या करती है कि किसी एक सब्जेक्ट के साथ, कभी एंथ्रोपोलॉजी, कभी इकोनॉमिक्स, कभी हिस्ट्री, कभी आपका साइकोलॉजी, और इस बार जो पॉलिटिकल साइंस के साथ, तो इससे डायरेक्ट क्वेश्चन, इसमें कोई किसी को कन्फ्यूजन या दिक्कत होनी नहीं चाहिए। थर्ड है, हाउ डज द ड्रामेटर्जिकल पर्सपेक्टिव इनेबल आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एवरीडे लाइफ। तो ये जो है वो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, बिकॉज ये जो है वो सेकंड चैप्टर जो है हमारा रिसर्च मेथडोलॉजी, उसी में जो पॉजिटिविज्म और नॉन पॉजिटिविस्ट जो मेथडोलॉजी जो हैं, ये नॉन पॉजिटिविस्ट मेथडोलॉजी की जो है वो एक टाइप है, एक प्रकार है।
मेनली जो हम नॉन पॉजिटिविज्म में जो है वो हम इंटरप्रेटिविज्म पढ़ते हैं, सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिज्म पढ़ते हैं, इथनो मेथोडोलॉजी भी हम पढ़ लेते हैं, लेकिन ड्रामेटर्जी जो है वो हम नहीं पढ़ते हैं। बट यूपीएससी ने जो इस बार ये ड्रामेटर्जिकल पर्सपेक्टिव भी पूछा, अगर आप इग्नू का कंटेंट देखेंगे तो इग्नू के कंटेंट में जो है वो ये डायरेक्ट टॉपिक दिया हुआ है आपका नॉन पॉजिटिविज्म में या नॉन पॉजिटिविस्ट फिलोसफी में। तो आई थिंक दिस क्वेश्चन इज़ डायरेक्टली फ्रॉम इग्नू का कंटेंट, या आपको हेरालम्बस या फिर बाकी नॉर्मल बुक्स में ये आपको नहीं मिलेगा। सो थोड़ा सा जो है वो ये ट्रिकी क्वेश्चन था, बट फिर भी जो है वो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें कोई क्वेश्चन में जो है एज सच डिफिकल्टी नहीं है। फोर्थ क्वेश्चन इज अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, रेफरेंस ग्रुप थ्योरी इज रेफरेंस ग्रुप थ्योरी है यूनिवर्सली एप्लीकेबल मॉडल। तो कोई भी जो है वो मॉडल, किसी भी थ्योरी जो है वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल तो होती ही नहीं है, बट जो इसके बारे में जो आपको रेफरेंस ग्रुप के बारे में लिखना पड़ेगा कि मर्टन की रेफरेंस ग्रुप की थ्योरी क्या थी, और उसके जो है वो ये दिस इज़ काइंड ऑफ एप्लीकेशन ऑफ योर डायरेक्ट थ्योरी पार्ट। तो ये जो है डिफ़िकल्टी लेवल के मैं अगर कहूँ तो मीडियम डिफ़िकल्टी वाला क्वेश्चन था, क्योंकि आपको जो थियोरेटिकल नॉलेज जो है उसको थोड़ा सा अप्लाई करना था, आपको एग्जाम्पल्स इसमें देने पड़ेंगे। नेक्स्ट, डू यू थिंक द बाउंड्री लाइन बिटवीन इथेनिसिटी एंड रेस आर ब्लर्ड, जस्टिफाई योर आंसर विद एग्जाम्पल्स। तो ये भी जो है वो डायरेक्ट क्वेश्चन है। आप जो है वो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के डिफरेंट डायमेंशंस के बारे में पढ़ते हैं, आप क्लास लेवल पे जो है वो डायमेंशन सोशल स्ट्रेटिफिकेशन मेनली जो है वो पढ़ते ही पढ़ते हैं, बिकॉज कार्ल मार्क्स की जो पूरी थ्योरी है वो क्लास लेवल पे ही है। स्टेटस ग्रुप्स में मेनली हम कास्ट वाला पढ़ते हैं, जेंडर का भी जो है वो हम स्ट्रेटिफिकेशन पढ़ते हैं, एंड इथेनिसिटी एंड रेस, ये जो है वो 5 अलग अलग डायमेंशंस है। तो इथेनिसिटी और रेस में जो बहुत ज़्यादा वैसे फ़र्क है नहीं। इथेनिसिटी जो है वो मेनली जो एक कल्चरल ग्रुप की होती है, कि कल्चरल ग्रुप जो अपने आप को जो है एक यूनाइटेड पिक्चर प्रेजेंट करता है। अब वो कल्चरल ग्रुप जो है वो रिलीजियस ग्रुप भी हो सकता है, वो ट्राइबल ग्रुप भी हो सकता है, वो एक लिंग्विस्टिक ग्रुप भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल आसाम के जो है, असम एंड नॉर्थ ईस्ट में जो है वो मेनली इथेनिसिटी वाली चीज़ को जो है हम स्टडी करते हैं। रेस जो है वो मेनली जो है वो कलर से रिलेटेड है। रेस जो है वो ब्लैक एंड वाइट के बीच का डिफ्रेंशिएशन है। तो क्योंकि ये ब्लैक एंड वाइट के बीच का डिफ्रेंशिएशन है, इसमें भी जो है वो आपके एक सोशल ग्रुप आता है, इथनिक ग्रुप्स जो हैं वो भी एक दूसरा सोशल ग्रुप है। तो जो लाइन ऑफ डिस्टिंग्विशन जो है वो काफ़ी ब्लर्ड है, मतलब आप जो है वो कम्प्लीटली इसको जो डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, इसीलिए जो यूपीएससी ने ये एक क्वेश्चन पूछा है। सो दिस इज़ ऑल्सो लिटिल बिट डिफ़िकल्ट, बट फिर भी जो है वो आप इसका एक अच्छा आंसर लिख सकते थे। अब ऑप्शनल क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। ऑप्शनल क्वेश्चन में जो सेकंड क्वेश्चन है, इसमें जो फर्स्ट है, इसमें रॉबर्ट मिशेल्स जो है ये डायरेक्टली कहीं सिलेबस में जो है वो मिलता नहीं है। रॉबर्ट मिशेल्स का आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की, तो ये वाला जो पार्ट है ये थोड़ा सा मुश्किल था, बिकॉज नॉर्मली जो हम पढ़ते हैं सोशियोलॉजी और जो हमारा सिलेबस दिया हुआ है तो ये उसमें डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है। बट परेटो की जो थ्योरी है लायन एंड फॉक्स वाली, ये डायरेक्ट दी हुई है थ्योरीज ऑफ सोशियोलॉजिकल थ्योरीज ऑफ पावर, यानी जो पॉलिटिक्स एंड पावर वाला चैप्टर है ये डायरेक्टली दिया हुआ है। तो रॉबर्ट मिशेल्स का जो आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की, ये थोड़ा सा आपको जो है वो अदर सोर्सेज से अगर आप पढ़ते तो होता पता, अदरवाइज नॉर्मली जो है ये एक नॉर्मल एस्पिरेंट की बात कर रहा हूँ, ये नहीं पता होता है। तो इसको जो है वो थोड़ा सा हम मीडियम टू डिफ़िकल्ट लेवल मान सकते हैं। सेकंड पार्ट जो है इसका, व्हाट इज़ हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, एग्जामिन इट्स रेलेवेंस इन अंडरस्टैंडिंग कंटेम्प्रेरी सोसाइटी। तो कार्ल मार्क्स का जो आत्मा है, कार्ल मार्क्स की जो स्टडी की जो सोल है वो हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म है। इसी के थ्रू जो है कार्ल मार्क्स ने सोशल चेंज के कॉन्सेप्ट को समझाया है। मेरा भी आप इसमें वीडियो देख सकते हैं इसको डिटेल में समझने के लिए। एंड इसकी जो कंटेम्प्रेरी सोसाइटी में रेलेवेंस मेनली जो 21st सेंचुरी है, जब बहुत सारी कंट्रीज़ कम्प्लीटली डेवलप्ड है, कुछ डेवलपिंग कंट्रीज़ है, कुछ जो है वो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ है। उसके अलावा जो मोस्टली जो है वो हर जगह जो कैपिटलिस्ट मॉडल फॉलो किया जा रहा है। तो अब प्रेजेंट सोसाइटी के टाइम पे जो है वो कैसे हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है, कार्ल मार्क्स की जो थ्योरी है वो प्रेजेंट सिनेरियो को एक्सप्लेन करेगी। तो दैट वाज एप्लीकेशन पार्ट ऑफ इट। तो आई विल से कि ये जो है वो कार्ल मार्क्स की जो आपकी बेसिक कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है, अगर आप अच्छे से अगर क्लियर कट आपको कॉन्सेप्ट पता होगा कि क्या होता है, तभी जो है वो आप इसका प्रेजेंट टाइम में रेलेवेंस लिख पाएंगे, अदरवाइज इट्स अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन जो है वो एक सिंपल क्वेश्चन है, व्हाट आर वेरिएबल्स एंड हाउ डू दे फैसिलिटेट रिसर्च। तो वेरिएबल्स क्या होते हैं, रिसर्च में इनकी क्या भूमिका है, ये डायरेक्ट पूछा गया था। दिस इज 2C, सो देयर इज नो डिफिकल्टी इन दिस क्वेश्चन।
गाइस अगर आप देखेंगे तो जो सेकंड चैप्टर जो है साइंटिफिक मेथड एंड रिसर्च मेथोडोलॉजीज, बहुत सारे क्वेश्चंस जो है यूपीएससी ने इस पे पूछे हैं। नॉर्मली स्टूडेंट्स करते क्या है कि जो हमारा पेपर 1 का जो चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3 जो है साइंटिफिक मेथड रिसर्च मेथोडोलॉजीज, ये वाला जो पार्ट है वो छोड़ देते हैं, क्योंकि इसका जो डायरेक्ट कहीं किसी के अच्छे नोट्स या आपको जो बुक्स में जो है वो अच्छा कंटेंट मिलता नहीं है, इस वजह से जो है छोड़ देते हैं। बट बिलीव मी गाइज, जो इग्नू का जो कंटेंट है दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट, एंड उन्हीं को जो है वो अपना बेस बना के और उनको बाकी अदर चीज़ों से सप्लीमेंट करके आई हैव प्रिपेयर्ड माई नोट्स, आई हैव प्रिपेयर्ड वेरी गुड डिसेंट वीडियोज़ ऑन दीज टॉपिक्स। तो अगर आप इन वीडियोज़ को देखेंगे तो आपको जो है बहुत अच्छे आप आंसर जो है वो लिख पाएंगे। और आप देख लीजिए कि चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3 के जो बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इवन सोशियोलॉजिकल थिंकर्स का भी उतने सारे क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। सो एक क्वेश्चन जो है थर्ड का, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंटिफिक मेथड, ये इग्नू के कंटेंट में डायरेक्ट इसी हेडिंग के साथ दिया हुआ है। डू यू थिंक दैट साइंटिफिक मेथड इज इन कंडक्टिंग सोशियोलॉजिकल रिसर्च इज फुल प्रूफ, इलाबोरेट। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, आप लिख सकते हैं। सेकेंड है, हाउ डू यू असेस द चेंजिंग पैटर्न्स इन किनशिप रिलेशंस इन सोसाइटीज़ टुडे। तो अगर आप फैमिली वाले टॉपिक्स देखेंगे जो आपका पेपर 1 में है, तो डायरेक्टली जो है वो आपको बहुत ज़्यादा ये नहीं मिलेगा कि चेंजिंग पैटर्न इन किनशिप रिलेशंस, बट आपको जो है वो टॉपिक 5 जो है आपका फैमिली वाले चैप्टर का कंटेम्परेरी ट्रेंड्स इन किनशिप सिस्टम, ये जो है वो दिया हुआ है। तो ये जो है वो वहाँ से पूछा गया है। इसमें जो आपको रिसेंट की कुछ केस स्टडीज़ लिखनी पड़ेगी जहाँ पे थिंकर्स ने एनालाइज किया है कि किनशिप रिलेशनशिप में जो है वो क्या क्या चेंजेज आ रहे हैं। आपको कुछ एग्जांपल्स देने पड़ेंगे न्यूक्लियर फैमिलीज़ वाले, कुछ आपको एग्जांपल्स देने पड़ेंगे जो न्यू टाइप्स ऑफ फैमिलीज जो आ रही है, कुछ आपको एग्जांपल्स देने पड़ेंगे आपको जो आपकी सिंगल पेरेंट फैमिली और इस तरह के। तो इसमें जो आपको थिंकर्स के एग्जांपल्स देने पड़ेंगे, और बट इट वाज अ डायरेक्ट क्वेश्चन। देन थर्ड पार्ट है, इज़ वेबर्स आइडिया ऑफ ब्यूरोक्रेसी अ प्रोडक्ट ऑफ द हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस ऑफ यूरोप। तो यूपीएससी की जो है ये एक आदत है कि क्योंकि सोशियोलॉजी जो है वो ओरिजिन हुई यूरोप में, एंड फिर उसके बाद में जो मेनली जो शुरुआत वाले जो थिंकर्स थे वो यूरोपियन थे, उसके बाद में जो है वो ये शिफ्ट हो गया पूरा फोकस अमेरिका में, और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में आया पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर। अमेरिका में जो मेनली 1940s जब फर्स्ट सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहे थे, मेनली सेकंड वर्ल्ड वॉर, उस टाइम पे जो अमेरिका में टालकट पार्सन्स, आर के मर्टन और बहुत सारे C.W. मिल्स, ये सारे सोशियोलॉजिस्ट्स ने जो है वो अपनी स्टडीज़ करी। तो इस पे जो यूपीएससी डायरेक्टली घुमा फिरा के एक क्वेश्चन पूछती है। इस बार उन्होंने जो है वो वेबर पे पूछ लिया कि क्या वेबर का जो आइडिया ऑफ ब्यूरोक्रेसी था, मेनली वेबर का जो ब्यूरोक्रेसी का आइडिया आया था कैपिटलिस्ट सोसाइटी की वजह से, बिकॉज जो कैपिटलिज्म जो होता है उसका बेसिक एसेंस होता है मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, एंड उस मॉडल को अचीव करने के लिए जो है वो एक ब्यूरोक्रेटिक सेटअप की ज़रूरत पड़ती है। एंड जो उसका अथॉरिटी पे जो वेबर ने स्टडी की थी, 3 टाइप्स ऑफ अथॉरिटी ओरिजिनेटिंग फ्रॉम 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीगल यूज़ ऑफ पावर। तो उसी पे जो है वो यूपीएससी हैज़ आस्क्ड कि वर्ड कि क्या जो है वेबर का जो ब्यूरोक्रेसी का आइडिया है, वॉज इट अ प्रोडक्ट ऑफ द हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस ऑफ यूरोप। तो उस टाइम का जो यूरोप का जो कैपिटलिज्म और जो बाकी चीज़ें जो उसके बारे में आपको इसमें लिखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है पार्ट 1 का ये लास्ट क्वेश्चन है। आई थिंक ये सारे तीनों जो पॉइंट्स हैं ये बहुत सिंपल हैं, तो आप जो है इस क्वेश्चंस को अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते थे। पार्ट ए है, डू यू थिंक दैट कॉमन सेंस इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ सोशल रिसर्च, व्हाट आर इट्स एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस, एक्सप्लेन। सो बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट है सोशियोलॉजी एंड कॉमन सेंस, ये बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है। फर्स्ट चैप्टर का ये सी पार्ट है, और इसमें अगर आपके पास 250-300 वर्ड्स का 400 वर्ड्स का अच्छा कंटेंट है तो आप सोशियोलॉजी एंड कॉमन सेंस के हर क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। और जो मेरा सोशियोलॉजी एंड कॉमन सेंस का जो वीडियो है, आई हैव कवर्ड ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ दैट। तो अगर आपको कोई भी डाउट है, कुछ भी है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप पूछ भी सकते हैं। बट आई हैव कवर्ड ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ दैट, तो आप इस वाले का भी जो है वो आंसर कर सकते हैं। नॉर्मली जो है वो यूपीएससी क्वेश्चंस की वर्डिंग चेंज करती है, बट जो आंसर जो लिखना होता है आपको वो सेम ही लिखना होता है। सेकेंड पार्ट है इसका, हाउ इज़ पॉवर्टी अ फॉर्म ऑफ सोशल एक्सक्लूजन, इलस्ट्रेट इन दिस कनेक्शन द डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ पॉवर्टी एंड सोशल एक्सक्लूजन। तो ये भी जो आपका पॉवर्टी एंड सोशल स्ट्रेटिफिकेशन वाले चैप्टर से डायरेक्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। जब आप सारे कॉन्सेप्ट्स को पढ़ते हैं सोशियोलॉजिकली कि इक्वालिटी क्या है, इनइक्वालिटी क्या है, उनके आधार पर स्ट्रेटिफिकेशन कैसे होता है, हायरार्किकल स्ट्रेटिफिकेशन मतलब स्ट्रेटिफिकेशन के डायमेंशंस होते हैं, इनइक्वालिटी एंड हायरार्की, वो फिर किस तरीके से जो है वो एक दूसरे से रिलेट करते हैं। फिर सोशल एक्सक्लूजन क्या है,
पॉवर्टी एंड सोशल एक्सक्लूजन कैसे अपने आप में डिफरेंट है। तो यही जो क्वेश्चन यूपीएससी हर बार पूछती है। अगर बहुत सिंपल मैं बताना चाहूँ तो पॉवर्टी जो है मेनली इकोनॉमिक एस्पेक्ट में देखा जाता है, मेजर करने का तरीका भी जो इकोनॉमिक है। सोशल एक्सक्लूजन जो मेनली आपका सोसाइटल पार्ट है कि आपको जो है वो फॉर एग्जांपल इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट जो है आपका अनटचेबिलिटी है, जो अनटचेबल्स हैं उनको जो आप पानी भी नहीं यूज़ करने देते हैं, आप टेम्पल्स में भी नहीं घुसने देते हैं, दैट इज़ अ मेन फॉर्म ऑफ सोशल एक्सक्लूजन। तो पॉवर्टी जो है वो उस वाले पार्ट को कवर नहीं करती है। तो दिस इज़ द बेसिक आइडिया बिहाइंड दिस क्वेश्चन, पॉवर्टी एंड सोशल एक्सक्लूजन। आप आराम से जो इसके डिफरेंस एंड सिमिलरिटी जो है वो लिख सकते हैं, कोई बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं था। पार्ट सी जो रिलीजन वाले चैप्टर से जो डिफरेंट रिलीजियस प्रैक्टिसेस जो हैं जो सिलेबस में डायरेक्ट दी हुई है, एनिमिज्म, टोटेमिज्म। टोटेमिज्म बेसिकली जो है वो इमाइल डरखीम की स्टडी थी जिसमें टोटेम को जो मान लिया जाता है, एनिमिज्म जिसमें जो नेचुरल स्पिरिट्स को जो है वो उनकी पूजा की जाती है, वो जो है वो बेसिकली गॉड का रोल प्ले करते हैं। सो बहुत ज़्यादा जो है वो मुश्किल क्वेश्चन ये भी नहीं था। तो आई थिंक दिस वाज अ सेफ क्वेश्चन, बट अगर आप डिपेंड करता है कि आप कौन कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहते हैं, इट्स योर चॉइस। नाउ वी मूव टू पार्ट बी। पार्ट बी में जो 5th क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, और ये नॉर्मली हर साल का ट्रेंड है। पार्ट जो 5th क्वेश्चन होता है वो थोड़ा सा इनडायरेक्ट होता है। इसमें जो फर्स्ट है, एग्जामिन द रेलेवेंस ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन अ वर्ल्ड मार्क्ड बाय इंक्रीजिंग एनवायरमेंटल क्राइसिस। तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR जो आप GS में पढ़ते हैं कि CSR क्या होता है, ये कंपनीज़ की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड्स सोसाइटी। तो इस चीज़ को जो है वो और अब इंडिया में जो इसको मैंडेटरी कर दिया गया है। तो इस चीज़ को जो एनवायरमेंटल क्राइसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो यूपीएससी ने पूछा है, बट इसका जो पेपर 1 में कहीं डायरेक्ट कोई कॉन्सेप्ट ये दिया हुआ नहीं है। लेकिन अगर पेपर 2 आप देखेंगे तो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स एंड सस्टेनेबिलिटी ये जो है वो आपका लास्ट चैप्टर में जो है वो दिया हुआ है। तो दिस वाज अ स्लाइट ओवरले फॉर पेपर 1 एंड पेपर 2, बट ये जो है वो आपको थोड़ा सा जो है इसमें इनोवेटिवली आंसर्स लिखना था। आई वुड एक्सेप्ट कि ये जो थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, हाउ इज सिविल सोसाइटी यूजफुल इन डीपनिंग द रूट्स ऑफ डेमोक्रेसी। बहुत इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट दिया हुआ है। आपको इसमें दोनों एस्पेक्ट लिखने होंगे कि सिविल सोसाइटी जो वो कैसे उसको स्ट्रेंथनिंग करती है। लेकिन जो इंडिया में जो कुछ एक्सपीरियंस है, पर्टिकुलरली जो NGOs का जो डेवलपमेंट को जो हिंडर करते हैं, आपको उस वाले एस्पेक्ट को भी टच करना था कि जो डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि जो पूरी प्रोसेस जो है उसका डेमोक्रेटाइजेशन, मतलब ग्रास रूट लेवल पर जो है वो डिसीजन मेकिंग वाली जो चीज़ जाए। तो सिविल सोसाइटी उसको इनेबल करती है, बट कई बार जो है वो सिविल सोसाइटी की भी जो अपनी लिमिटेशंस हैं वो इसमें आपको लिखनी चाहिए थी कि सिविल सोसाइटी का भी जो है वो एक एजेंडा बेस्ड होती है और वो उसी एजेंडा के पीछे जाती है। कई बार वो सही और गलत का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो नहीं करते हैं, और खुद का जो एजेंडा होता है उसको प्रमोट करने लगते हैं। तो ये भी जो है वो आपको इसमें लिखना था टू गेन गुड मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा आपको जो है वो थिंकिंग वाला क्वेश्चन है। इसमें आपको एनालिटिकल अपनी स्किल्स जो है वो यूज़ करनी पड़ेगी अगर आपको थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स क्लियर हैं। व्हाट फंक्शंस डज रिलीजन परफॉर्म इन प्लूरलिस्टिक सोसाइटी। प्लूरलिस्टिक, अब यहाँ पे जो है वो यूपीएससी ने थोड़ा सा जो एम्बिट बड़ा कर दिया। अब प्लूरलिस्टिक जो है वो आप पॉलिटिकली प्लूरलिस्टिक कह रहे हैं, आप सोशली प्लूरलिस्टिक कह रहे हैं, या आप रिलीजियसली प्लूरलिस्टिक कह रहे हैं। तो इसमें जो है वो मेनली क्योंकि क्वेश्चन जो रिलीजन के कॉन्सेप्ट में है, तो आपको जो है प्लूरलिस्टिक सोसाइटी मीन्स ऐसी सोसाइटी, पर्टिकुलरली इंडियन सोसाइटी जहाँ पे मल्टीपल रिलीजन्स फॉलो किए जाते हैं। तो यहाँ जो है वो उसी कॉन्टेक्स्ट में पूछा गया कि रिलीजन का जो है वो क्या रोल है। तो ये जो है वो आपको फंक्शंस ऑफ रिलीजन लिखने थे, लेकिन यहाँ पे भी जो आपको थिंकर्स को कोट करना पड़ेगा। ये भी जो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनालाइज क्रिटिकली डेविड मॉर्गन्स व्यूज़ ऑन फैमिली प्रैक्टिसेस। सो बेसिकली ये भी जो आपको डायरेक्ट कहीं किसी सिलेबस में या कहीं नहीं मिलेगा, किसी भी कंटेंट में, किसी बुक में। बट अगर आप हेरालम्बस पढ़ेंगे तो आपको लास्ट में जो है वो 2 लाइन लिखी हुई मिल जाएगी कि जो डेविड मॉर्गन जो है उन्होंने मार्क्सिस्ट एंड फंक्शनलिस्ट दोनों थिंकर्स को जो क्रिटिसाइज़ किया है कि उनकी जो स्टडी जो है वो मेनली न्यूक्लियर फैमिली कंसिडर करती है। उनका जो मॉडल जो है फैमिली का वो न्यूक्लियर फैमिली वाला है, जिसमें हस्बैंड वाइफ जो है वो हस्बैंड ब्रेड विनर है, वाइफ जो इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करती है, एंड उनके जो है वो 2 बच्चे हैं। तो उस टाइप वाली न्यूक्लियर फैमिली का कॉन्सेप्ट लेके चले हैं। इसी चीज़ पे जो वो क्रिटिसिज्म है दोनों का जो यूपीएससी ने पूछ लिया है। तो इट वॉज अ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो है वो ईजी क्वेश्चन था, डज विमेंस एजुकेशन हेल्प टू इरेडिकेट पेट्रियार्कल डिस्क्रिमिनेशन, रिफ्लेक्ट विद इलस्ट्रेशन। तो डेफिनेटली जो आपको इसमें विमेंस एजुकेशन के जो एग्जांपल लिखने थे, इसको जो आपको सोशियोलॉजिकली लिखना है, जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं लिखना। तो इसमें जो आपको अलग अलग डिफरेंट जो इंडियन आप थिंकर्स को भी लिख सकते हैं, क्योंकि मोस्टली जो है वो
इंडिया में जो है वो अच्छी खासी थिंकर्स अब हैं हमारे सामने जिन्होंने अपनी अपनी स्टडीज़ की हैं, तो आप जो है उनके एग्जांपल इसमें कोट कर सकते हैं। और पेपर 1 में अगर आप पेपर 2 के एग्जांपल्स लिखते हैं तो इट गिव्स अ गुड इंप्रेशन, और आपको जो एक्स्ट्रा आधा 1 मार्क्स मिल जाता है कि आपको जो पेपर 1 पेपर 2 को लिंक करना आता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं जहाँ पे जो आप चीज़ों को आराम से लिंक कर सकते हैं। जो नॉर्मली स्टूडेंट्स पूछते भी है कि सर पेपर 1 को पेपर 2 के साथ कैसे लिंक करें, तो यही वाले कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जहाँ पे आप जो वो लिंक कर सकते हैं। अदरवाइज़ तो डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछते हैं यूपीएससी, तो उसमें जो है आपके पास बहुत ज़्यादा स्कोप रहता नहीं है। 6th का ए पार्ट है, व्हाट आर द डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ क्वालिटेटिव मेथड, डू यू थिंक दैट क्वालिटेटिव मेथड हेल्प्स टू गेन अ डीपर सोशियोलॉजिकल इंसाइट। तो नॉर्मली ये बेसिकली क्वांटिटेटिव वर्सेस क्वालिटेटिव वाली डिबेट है। इसमें जो है वो, क्योंकि सोशियोलॉजी में जो है वो हम कहते हैं कि भाई सोशियोलॉजी का जो काम है वो मीनिंग्स को अंडरस्टैंड करना है, वो जो जस्ट डेटा एनालिसिस से ज़्यादा बेहतर पीछे जाके जो है वो थीम्स को एनालिसिस करना होता है। तो इसलिए जो क्वालिटेटिव मेथड्स जो हैं वो ज़्यादा यूज़फुल माने जाते हैं, लेकिन उनकी भी जो अपनी लिमिटेशंस हैं। तो इस वाले पार्ट को जो आपको जस्टिफाई करना था, आपको दोनों साइड्स लिखनी थी कि क्वांटिटेटिव के क्या एडवांटेजेस है और क्वालिटेटिव के क्या एडवांटेजेस है। बेसिकली जो है आपको दोनों चीज़ें इसमें जो है वो लिखनी थी। Then explain Max Weber's theory of social stratification. How does Weber's ideas of class differ from that of Marx? तो ये जो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप अगर हेरालम्बस या कहीं पे भी अगर आपको पढ़ेंगे थ्योरीज ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, हेरालम्बस में तो डायरेक्ट दिया हुआ है वेबर एंड मार्क्स का, और ये जो एकदम सिंपल क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन पेपर में हो नहीं सकता। Then C है, what are the ethical issues that a researcher faces in making use of participant observation as a method of collecting data, explain। ये भी जो थर्ड पार्ट टेक्निक्स ऑफ डेटा कलेक्शन, जिसमें पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, क्वेश्चन एयर और बाकी जो आपके डिफरेंट मेथड्स है उस पर डायरेक्ट पूछा गया है। और पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन जो है वो मेनली अगर आप देखेंगे तो पेपर 1 में तो आपको मिल ही जाएगा। आपके जो फंक्शनलिस्ट थिंकर्स हैं उन्होंने पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन को यूज़ किया है, लेकिन मेनली जो है वो इसका यूज़ किया है इंडियन सोशियोलॉजिस्ट ने, जैसे एम एन श्रीनिवास है, आपका आंद्रे बेते है। इन लोगों ने जो है वो अपनी स्टडीज़ जो फील्ड में जाके जो लॉन्ग ड्यूरेशन स्टडीज़ जो की है, 2-2 साल तक वो फील्ड में रहे हैं। तो ये जो है वो आप जो इनके एग्जाम्पल्स अगर आप लिखेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। बाकी पेपर 1 में तो आपको लिखना ही लिखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, इसका ए पार्ट जो है दैट इज़ एक्सप्लेन हाउ इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन हैज़ ब्रोड चेंजेस इन पैटर्न्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट्स इन 21st सेंचुरी। सो ये मेनली जो ग्लोबलाइजेशन का क्वेश्चन है, आप जीएस में भी देखेंगे तो ये टॉपिक में दिया हुआ है। और ऑल्दो इसमें पेपर 1 में डायरेक्टली कहीं नहीं लिखा है, लेकिन ग्लोबलाइजेशन पे जो यूपीएससी हर साल जो है वो पेपर 1 या पेपर 2 में कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन डेफिनेटली पूछती है। तो ये जो है वो आपका ग्लोबलाइजेशन की वजह से किस तरह से जो पैटर्न ऑफ एम्प्लॉयमेंट चेंज हुआ है, अब नया जो फिनोमेना आ गया वर्क फ्रॉम होम, और फिर जो आपका डिफरेंट जो जॉब है, अलग अलग वाइट कॉलर, ब्लू कॉलर, वो सारी चीज़ें जो आपको ग्लोबलाइजेशन की वजह से बहुत सारे जो हैं वो आपका इमिग्रेंट लेबर वाला कॉन्सेप्ट जो है वो बढ़ा है। इंडिया के बहुत सारे लोग जो माइग्रेंट लेबर की तरह काम कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो आपको इसमें लिखनी थी, इसमें जो आपको थिंकर्स के भी जो एग्जांपल्स इसमें देने थे। देन पार्ट बी है, डू यू थिंक दैट द सोशल मीडिया हैज़ ब्रॉट सिग्निफिकेंट चेंजेस इन द फॉर्म्स ऑफ प्रोटेस्ट, आर्ग्यू योर केस। तो प्रोटेस्ट, एजिटेशन, सोशल मूवमेंट, ये जो पॉलिटिक्स वाले चैप्टर में डायरेक्ट फिनोमेना दिया हुआ है। अब इसमें जो आपको मेनली लिखना था कि भाई सोशल मीडिया का जो क्या यूज़ है, सोशल मीडिया की वजह से जो है वो किस तरह से मोबिलाइजेशन चेंज हुआ है। और अगर आप एज ए पुलिस मैन मैं आपको बता दूं कि सोशल मीडिया जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट टूल हो गया है। कोई भी एजिटेशन हो, कोई भी मूवमेंट हो, सोशल मीडिया पे जो है वो मोबिलाइजेशन, सपोर्ट, ये जो है वो गैदर किया जाता है। और कोई भी जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी जो होती है वो सोशल मीडिया को बहुत ही कीनली ट्रैक करती है कि सोशल मीडिया पे जो अपने मेनली जो है वो सोशल मूवमेंट्स क्या होते हैं, एजिटेशंस क्या होते हैं, कि आपको जो है वो पीपल को इकट्ठा करके और एक अपना एजेंडा जो है वो लोगों को बताना है, आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा नंबर में लोगों को जोड़ना है। तो सोशल मीडिया जो बहुत ही एक पावरफुल टूल बन गया है और आप इंस्टेंटली जो है वो कोई भी चीज़ें इसमें लिख सकते हैं, कोई भी चीज़ें आप डाल सकते हैं। तो इसको जो है वो आपको अगर कोई रिसेंट की केस स्टडी, अगर कोई रिसेंट का अगर आपको एग्जांपल पता हो, अगर किसी थिंकर ने, अगर किसी इंडियन सोशियोलॉजिस्ट ने भी अगर कोई आर्टिकल वगैरह लिखा हो तो आप उसको कोट करते तो आपको जो अच्छे मार्क्स मिल जाते। जैसे दीपांकर गुप्ता या फिर इस तरह के जो सोशियोलॉजिस्ट, जो करंटली जो इंडियन सोशियोलॉजिस्ट है, ये लोग आर्टिकल लिखते रहते हैं अलग अलग न्यूज़पेपर्स में। तो आप जो है वो आपके जो आपने सिलेबस में जो जिन थिंकर्स के नाम पढ़े हैं, अगर इनका कोई आर्टिकल अगर न्यूज़पेपर में आ रहा है, अगर कहीं इनके मोस्टली टाइम्स ऑफ इंडिया में दीपांकर गुप्ता लिखते हैं और अलग अलग जो सोशियोलॉजिस्ट जो रिसेंट में जो डीयू या आपके जेएनयू में जो प्रोफेसर वगैरह हैं सोशियोलॉजी के, ये लोग जो आर्टिकल लिखते हैं
इंडियन एक्सप्रेस में प्रताप भानु मेहता, तो इन लोगों को अगर आप कोट करेंगे तो आपको जो अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अदरवाइज जो आप डायरेक्ट अपने टर्म्स में लिखेंगे तब भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन एक आध नंबर जो आपको कम मिलेगा, क्योंकि पेपर 1 डिमांड करता है कि आप जो थिंकर्स को कोट करें। असेस क्रिटिकली A.G. फ्रैंक्स थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलपमेंट, ये जो बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन था। डेवलपमेंट एंड डिपेंडेंसी थ्योरी A.G. फ्रैंक की जो फर्स्ट वर्ल्ड थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के बीच में जो किस तरीके से ये आया, इट्स अ वेरी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। अगर आपने डेवलपमेंट एंड डिपेंडेंसी थ्योरी पढ़ा होगा तो आपको जो इसका आंसर अच्छे से पता होगा। नाउ लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। इसका पार्ट ए जो था ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, ये सोशियोलॉजी का है भी नहीं। व्हाट इज़ टेलरिज्म, एनालाइज इट्स मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। तो यहाँ पे जो यूपीएससी ने क्लियर नहीं किया है, यहाँ पे ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी हो सकता है, बट मुझे जहाँ तक लगता है ये जो FW टेलर का जो मैनेजमेंट, साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ वर्क प्लेस है, ये वो क्वेश्चन की डिमांड है। बट अगर टेलर का अगर किसी ने पढ़ा हो तो रिलीजन में जो एनिमिज्म वाला कॉन्सेप्ट है वो भी टेलर का है, तो मे भी आप एनिमिज्म से इसको कंफ्यूज कर जाओ। बट ऑलरेडी जो है वो एक दूसरे क्वेश्चन में एनिमिज्म पे पूछ चुकी है, तो आई डोंट थिंक कि सोशियोलॉजी एक ही क्वेश्चन को एक ही पेपर में 2 बार पूछेगी। इसलिए दिस क्वेश्चन इज साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ वर्क प्लेस। उसका जो है वो टेलरिज्म का जो FW टेलर का जो कॉन्सेप्ट था ये इस पे पूछा गया है। इसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, ये मेनली मैनेजमेंट वाला क्वेश्चन है, बट ये जो सोशियोलॉजी में पूछ लिया है तो यूपीएससी जो है वो 1-2 बाउंसर ऐसे मार देती है। सो नथिंग टू वरी अबाउट। देन सेकंड पार्ट इज अ सिंपल क्वेश्चन, व्हाट आर न्यू रिलीजियस मूवमेंट्स। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, इलाबोरेट एम्फेसाइजिंग देयर फॉर्म्स एंड ओरिएंटेशंस। इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, आपको जो है आपके पास इसका अच्छा खासा कंटेंट मिल जाएगा, रिलीजियंस इन मॉडर्न सोसाइटी। Then last part of last question of this paper is examine the role of science and technology in addressing age-old taboos and superstitions। ये वो क्वेश्चन है जहाँ पे आपकी जो सोशियोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग है उसके एप्लीकेशंस का आपको जो है वो टेस्ट करेगा ये क्वेश्चन। तो आपको जो है बहुत सारे एज ओल्ड टेबूज एंड प्रैक्टिसेस एंड मेनली जो वो इस तरह के क्वेश्चंस में जो आपको इंडियन सोसाइटी की बहुत सारी जो सुपरस्टिशंस और एज ओल्ड टेबूज जो हैं, जैसे फीमेल जेनिटल म्यूटेशंस है जो आपके बोहरा दाऊदी बोहरा कम्युनिटी के में होता है, या फिर इवन जो अनटचेबिलिटी है वो भी एज ओल्ड टेबू है, वो अभी तक हमारे सोसाइटी में ख़त्म नहीं हो पाई है। बहुत सारे जो सुपरस्टिशंस है, रिलीजियस सुपरस्टिशंस है, तो इनको साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजह से जो है वो कैसे इनको एड्रेस किया गया है, ये जो है वो आपको थोड़ा सा लिखना था। कि आप जो है वो मान लीजिए कि पहले जो है वो लोग रात को घर से नहीं निकलते थे, अब उसके जो बहुत अलग अलग कारण थे। उसके रैशनल कारण थे कि भाई लूट हो जाएगी और सब चीज़ें हो जाएगी, एक्सीडेंट हो जाएगा, क्योंकि लाइट की पूरी प्रॉपर व्यवस्था नहीं है। अब जब लाइट आ गई, आपकी रोड्स इल्यूमिनेटेड है, तो जो है वो आप रात में भी ट्रैवल कर रहे हैं, आप हाई स्पीड ट्रैवल भी कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें जो है वो आपको लिखना था। जैसे ट्रेन है, ट्रेन इज़ अ टेक्नोलॉजी। अब जब ट्रेन्स में जो इंडियंस ने जब चलना शुरू किया तो अनटचेबिलिटी में जो है वो काफ़ी हद तक फ़र्क आया। इसी तरीके से जो है वो आपका जब फैक्ट्री सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन, उसमें भी आपका टेक्नोलॉजी यूज हो रहा है, उससे जो है वो किस तरीके से अनटचेबिलिटी कम हुआ, किस तरह से जो पैट्रियार्की कम हुआ, जब आपका जो धीरे धीरे जो वुमेन का इंटेक ज़्यादा हुआ तो किस तरीके से जो है उसको पैट्रियार्की को काउंटर करने में जो है वो हेल्प मिली। ये सारी चीज़ें जो है, जैसे एक और जो एज ओल्ड प्रैक्टिस है, एज ओल्ड टेबू जो है वो कास्ट बेस्ड मैरिज है इंडिया में, तो ये जो है वो टेक्नोलॉजी की वजह से जो कैसे इसका काउंटर हुआ है, ये सारी चीज़ें जो आपको इसमें लिखनी थी। सो आई हैव डिस्कस्ड द क्वेश्चंस जो डायरेक्ट नहीं थे, जिसमें थोड़ा सा एप्लीकेशन ऑफ माइंड और एप्लीकेशन ऑफ कंसेप्चुअल क्लैरिटी है। उसके अलावा जो डायरेक्ट क्वेश्चन है वो मैंने बिल्कुल डिस्कस नहीं किए। अगर आप जो इन टॉपिक्स में मेरे वीडियोस देखेंगे तो आपको पूरी कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ जो वो आपको क्लियर हो जाएगा। So guys, now I will conclude this paper 1 analysis in these 3-4 terms and I request you कि अगर आपने अब तक सुना है इसको तो आप जो है वो अपना ओपिनियन या अपना जो कमेंट है वो ज़रूर लिखें। तो माई एनालिसिस इज़ दैट कि ये पेपर जो है वो इजी टू मीडियम लेवल डिफ़िकल्टी का पेपर था। 90 नहीं तो 80% क्वेश्चंस जो है वो डायरेक्ट क्वेश्चंस थे। वो आपको जो है वो जो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स जो हैं आपकी हेरालंबस एंड हील्ड है, इसके अलावा जो आपका इग्नू का जो कंटेंट है आपका जो है वो इसी से कवर हो जाएगा। जो वर्क एंड इकोनॉमिक लाइफ वाला जो आपका चैप्टर है वो आप एंथनी गिडेंस से पढ़ सकते हैं, हालांकि उससे भी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको इवन ज़रूरी नहीं है कि आप वर्क एंड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उसके लिए आप एंथनी गिडेंस की बुक ही ख़रीद लें, तो ये जो है वो इतना रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन अगर आपको जितना मैंने जो मेरे बुक सोर्सेज जो बता रखे हैं अगर आप उतने से करेंगे तो आपका मोर और लेस जो है वो कवर हो जाएगा।
देन वेरी लिटिल इंटरमिक्सिंग ऑफ पेपर 1 एंड 2, ये जो थोड़ा सा सरप्राइजिंग था। मुश्किल से 1 या 2 क्वेश्चंस थे जहाँ पे जो है वो डायरेक्टली यूपीएससी ने पूछा था आपसे इंटरलिंकिंग का, और कुछ 2-3 क्वेश्चंस थे जहाँ पे आपके पास स्कोप था उन चीज़ों को जो है वो इंटरलिंक करने का, इंटरमिक्स करने का। अदरवाइज जो है वो यूपीएससी ने इस वाले पार्ट पे फोकस नहीं किया। देन आपको जो है वो इस पेपर में कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ साथ उनकी एप्लीकेशन ऑफ थ्योरीज भी जो है वो ये आपकी टेस्ट हुई है। बहुत सारे क्वेश्चंस में जो है वो डायरेक्ट थ्योरी नहीं पूछी गई है, थ्योरी का जो एप्लीकेशन पूछा गया है, या जो है वो उनका बैकग्राउंड, उनका कॉन्टेक्स्ट पूछा गया है। तो ये यूपीएससी आपसे चाहता है कि आप जो किसी पर्टिकुलर कोचिंग के, किसी पर्टिकुलर टीचर के नोट्स उठा के और उनको जो वो रट्टा लगा के और आंसर लिख के ना आए। इसलिए जो यूपीएससी आपसे चाहती है कि आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी तो हो ही हो, आपको सोशियोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग तो हो ही हो, साथ ही साथ जो आप उनको आपका एप्लीकेशन भी पता हो। और आपको एप्लीकेशन तभी पता होगा जब आपको ये दोनों चीज़ें होगी, आपकी कंसेप्चुअल जो है क्लैरिटी होगी, आपके कंसेप्ट्स क्लियर होंगे, और आपको जो है सोशियोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग होगी, तभी जो है वो आप उनका एप्लीकेशंस लिख पाएंगे। तो मेरे हिसाब से जो आपको डायरेक्ट या तो इग्नू के कंटेंट से पढ़ना चाहिए, जो टॉपिक्स आपको इग्नू के कंटेंट से मिल जाते हैं वेल एंड गुड, और उनको जो सब्सटेंशिएट करने के लिए जो आप चाहे तो हेरालंबस की पतली वाली किताब, चाहे तो हेरालंबस की मोटी वाली किताब, आप एक किताब जो है वो अपने रेफरेंस के लिए लिख सकते हैं, रख सकते हैं, और उसमें से जो आपको एग्जांपल्स थिंकर्स के जो उनकी केस स्टडीज़ हैं उनको उठा कर जो आप जो है वो कोट कर सकते हैं। बट दिस एप्लीकेशन पार्ट जो है वो 2-3 लाइन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे अगर आपके पास हेरालंबस एंड हील्ड है तो उसमें अगर किसी भी जो थ्योरीज़ हैं, फॉर एग्जांपल आपका जो एनोमी है, तो एनोमी में मेनली जो है वो आपको डर्खीम और आर.के. मर्टन जो है इनके बीच में जो है वो डिस्टिंग्विशन है। फिर उसके अलावा जो है पतली वाली जो हेरालंबस है ऑरेंज वाली, उसमें जैसे कोहेन का भी दे दिया, वॉल्टर मिलर का भी दे दिया, क्लोवर्ड एंड ओहलिन का भी दे दिया। तो ये सारी केस स्टडीज़ है। बेसिकली आपको जो 2-2 लाइन में पता होना चाहिए कि कोहेन का क्या सोर्स है, ओहलिन ने क्या कहा, इससे ज़्यादा जो आपको जानने की आवश्यकता नहीं है। सो दैट इज़ माई सजेशन। आप जो बेसिक अपने नोट्स तैयार करें और फिर जो है वो उनको जो एग्जांपल्स जो है वो आप स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक से जो है कोट करें। सो थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे।